हेलो डियर फ्रेंड, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हमारा अगला टॉपिक है, अगला सब्जेक्ट है फार्माकोथेरेपेटिक, जो कि डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है और ये बी फार्मा में भी मिलता है। अगर जिसको प्रैक्टिस करना है, आगे एक अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छे डॉक्टर बनने के लिए आपको एक डायग्नोसिस अच्छी आनी चाहिए और साथ ही साथ आपको साइन एंड सिम्टम अच्छे से पहचानना आना चाहिए कि किस बीमारी का क्या लक्षण होता है और उस लक्षण के बेस पे आपको डायग्नोसिस भी करना आना चाहिए कि इसका क्या जांच लिखना है, क्या टेस्टेज लिखना है और साथ ही साथ एक प्रॉपर मेडिसिन उसके क्या है, किस कैटेगरी की मेडिसिन उनको प्रिस्क्राइब करी जाएगी। अगर आप अपने प्रैक्टिस को अच्छा करना चाहते हैं तो इस सब्जेक्ट को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इस सब्जेक्ट को हम पढ़ाएंगे दो पार्ट में। पहले पार्ट में हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे कि हमको एक्चुअली में उस सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने हैं, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले, कोई भी सिलेबस पढ़ने से पहले उस सिलेबस के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर उस सिलेबस के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि हमको रियल में पढ़ना क्या है और आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते रहेंगे और आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आ पाएंगे। तो हमको एकदम क्रीम वाला पार्ट पढ़ना है, एकदम प्योर पार्ट पढ़ना है कि हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है और सारे टॉपिक को एकदम डीपली कवर करते हुए चलना है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि चैप्टर 1 जो हमारा फार्माकोथेरेपेटिक का चैप्टर 1 है उसमें हमको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन में फार्माकोथेरेपेटिक का डिफिनेशन पढ़ना है कि फार्माकोथेरेपेटिक का क्या डिफिनेशन होता है। हालांकि ये हमारे फाइनल एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन हमको जानना बहुत जरूरी है, पूछ भी सकता है। और साथ ही साथ किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं अगर हम, तो उसके बारे में, उसके हिस्ट्री के बारे में और उसमें पढ़ना क्या क्या है उसके बारे में जानने के बाद ही हमको अपना सिलेबस को कवर करना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमको पढ़ना है, डिफिनेशन पढ़ना है फार्माकोथेरेपेटिक का और साथ ही साथ हमको पढ़ना है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। ये जो हमारा फार्माकोथेरेपेटिक है ये किस किस फील्ड में अपना योगदान देता है, हॉस्पिटल में कितना योगदान देता है, इंडस्ट्रियल फील्ड में कितना योगदान देता है और साथ ही साथ पेशेंट को काउंसलिंग करने में कितना योगदान देता है और अलग अलग फील्ड में कहाँ कहाँ अपना योगदान देता है और इसके क्या स्कोप हैं, इसके बारे में भी हमको चैप्टर 1 में स्टडी करना है। और साथ ही साथ हमको रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन का मतलब क्या होता है? राइट डोज, राइट पेशेंट, राइट डिजीज, राइट फ्रीक्वेंसी, राइट अमाउंट। दैट मीन्स किसी भी पेशेंट को राइट डोज देना। दैट मीन्स हर पेशेंट का अलग अलग डोज होता है। बच्चों में आप देखेंगे दवा का डोज अलग होता है, थोड़ा सा कम होता है, उनसे ज्यादा बड़े बच्चों में थोड़ा ज्यादा होता है, उनसे बड़े बच्चों में ज्यादा होता है। तो डोज अलग अलग एज के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से हमारा वेरी करता है। इसलिए किसी भी पेशेंट को जब तक आप राइट डोज नहीं देंगे, जितने उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है ठीक होने के लिए, अगर उतना प्रॉपर डोज उसको नहीं मिलता है, डोज का मतलब अमाउंट, प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलता है। अगर मान लेते हैं कि हमको अगर बुखार है और बुखार को ठीक होने के लिए हमको 650 mg की जरूरत है, अगर आप 300 mg पैरासीटामॉल हमको खिलाएंगे तो हमारा बुखार ठीक नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं राइट डोज, राइट डोज मिलना चाहिए और राइट टाइम, टाइम भी एक राइट होना चाहिए और राइट फ्रीक्वेंसी। राइट फ्रीक्वेंसी का मतलब कि कितने टाइम में देना है, सुबह दोपहर शाम देना है कि सुबह शाम देना है, केवल एक टाइम देना है कि रात को सोते समय देना है। ये राइट फ्रीक्वेंसी एंड राइट टाइम ये भी आपका होना चाहिए। ये हम लोग राइट डोज, राइट डिजीज, राइट डायग्नोसिस, राइट फ्रीक्वेंसी, राइट टाइम, ये जो चीज हम लोग पढ़ते हैं उसको कहते हैं हम लोग रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। उसके बारे में जितना टॉपिक मैं ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ सबके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन ये जो हमारा पार्ट है एक इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें आपको एक व्यू बन सके कि आपको रियल में हमारे फार्माकोथेरेपेटिक में क्या क्या पढ़ना है। तो हमारा ये रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन अगला पढ़ना है। फिर पढ़ना है इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। ऐसे कौन कौन से मेडिसिन हैं उनके लिस्ट पढ़ना है हमको, कि ऐसे कौन कौन से मेडिसिन हैं जो हमारे लिए बहुत इसेंशियल है। इसेंशियल का मतलब जो सबसे ज्यादा हमारे समाज के द्वारा यूज किए जाते हों। जैसे पैरासीटामॉल हमारा इसेंशियल में आ सकता है। बहुत सारे ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा लोग पैरासीटामॉल का यूज करते हैं। नॉर्मल फीवर हो गया या हल्का फुल्का दर्द हो गया, हम लोग पैरासीटामॉल का यूज करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से मेडिसिन है जो बहुत ही जरूरी हैं, जिसका शॉर्टेज नहीं होना चाहिए। मार्केट में अगर शॉर्टेज हो गया तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी।
ऐसे कौन कौन से मेडिसिन हैं, उन मेडिसिन का लिस्ट हमको पढ़ना है, जिसको हम लोग कहते हैं एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। बहुत ही इजी है, आप लोग बस ध्यान से वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे, चीजें आपको यहीं पे पूरी क्लियर हो जाएंगी, पूरा आपका पूरा सिलेबस यहीं पे कवर हो जाएगा, ताकि अगर आप अपने से भी पढ़ना चाहें तो आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन का मतलब हर एक ट्रीटमेंट का एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन होता है। जैसे अगर हम लोग अनजाने में अगर जानबूझ के गलत तरीके से किसी मरीज का ट्रीटमेंट करते हैं, स्टैंडर्ड तरीके से नहीं करते हैं, तो उस मरीज का केस बिगड़ जाता है। जैसे मान लेते हैं अभी इस समय बहुत सारे मलेरिया हो रहे हैं, मलेरिया का हम लोग आधा अधूरा डोज खिला देते हैं पेशेंट को, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में अभी इस समय जो फिलहाल में चल रहा है, जो नॉलेज वाले डॉक्टर नहीं है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, किसी के पास अगर ठंडाई के साथ बुखार आ गया, ठंडी के साथ बुखार तो हमारा यूटीआई इन्फेक्शन में भी आता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसे कहते हैं। लेकिन नॉर्मल जो डॉक्टर है जिसको ये सारी जानकारी नहीं है, उसको बस इतना पता है कि अगर ठंडी के साथ बुखार आया तो मलेरिया है, तो तुरंत क्या करेगा, मलेरिया का आधी अधूरी डोज दे देता है, उसको मलेरिया का डोज भी नहीं पता है। मैंने ऊपर बताया है रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन में राइट डोज, राइट फ्रिक्वेंसी, राइट टाइम भी होना चाहिए, लेकिन उसको तो राइट टाइम, ये तो सब्जेक्ट तो पढ़ा नहीं है, उसको कुछ पता नहीं होता है, तो अपने हिसाब से वो क्लोरोक्विनिन का, लेरियागो का अलग अलग डोज अपना दे देता है, जिससे क्या होता है, उसको ठंडी लगना तो बंद हो जाता है, लेकिन मलेरिया का जो पैरासाइट है वो हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं पड़े रह जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी एकदम सुस्त पड़ी रहती है और हमको बुखार थोड़ा मोड़ा आते रहते हैं। और जब हम लोग टेस्ट कराते हैं तो हमको मलेरिया पॉजिटिव भी नहीं निकलता है। ये क्यों नहीं निकलता है, मलेरिया के लक्षण तो पूरा आपको दिखेंगे, लेकिन मलेरिया पॉजिटिव नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि आधा अधूरा डोज खिलाने से पैरासाइट हमारे बॉडी के अंदर दब जाते हैं, वो हमारे टेस्टेज में शो नहीं होते हैं। इसलिए हमको क्या है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करना है कि किस तरीके से हमको ट्रीटमेंट करना है, उसकी गाइडलाइन क्या क्या है, उसे के दिशा निर्देश क्या है, किसी बीमारी को ठीक करने के क्या क्या दिशा निर्देश होते हैं, उसके दिशा निर्देश के बारे में भी हमको पढ़ना है। इसके बाद हमारा आ जाता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 में क्या पढ़ना है हमको, चैप्टर 2 में कई पार्ट हैं। चैप्टर 1 में हमने देख लिया कि हमको क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद आता है हमारा चैप्टर 2। चैप्टर 2 में कई पार्ट हैं, केवल 2 ही चैप्टर हमको पढ़ना है, लेकिन चैप्टर 2 में बहुत सारे पार्ट हैं, उसको हमको पढ़ना है। चैप्टर 2 में कितने 8 पार्ट हैं, इसमें हमने 3 पार्ट को कवर किया है, और जो हमारा इसका पार्ट 2 वाला वीडियो आएगा, अगला पार्ट हम लोग उसमें कवर करेंगे, आप लोग देखना ना भूलेंगे, ठीक है। तो हमारा चैप्टर 2 में हमारा जो पहला है पार्ट 1 है, उसमें हम लोग पढ़ना है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है बेटा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऐसा होता है जिसमें हमारा हार्ट आता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मेन ऑर्गन हमारा क्या है, हार्ट है। हार्ट का काम क्या होता है, पंपिंग ऑफ ब्लड, हमारे ब्लड को क्या करना, पंप करना, और सभी ऑर्गन के पास, सभी सेल के पास अमाउंट ऑफ ब्लड, जितने अमाउंट में जरूरत है उसको पहुंचाने का काम हमारा कौन करता है, हार्ट करता है। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, हार्ट से संबंधित, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हैं। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपर का मतलब बढ़ जाना, टेंशन, हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है, बहुत से ऐसे मरीज आते हैं आपके पास जिसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है। दैट मीन्स हमारे बीपी का एक नॉर्मल लेवल से बढ़ जाना क्या कहलाता है, हाइपरटेंशन, या तो हाइपरटेंशन को हम लोग हाई ब्लड प्रेशर के नाम से भी जान सकते हैं। हाइपरटेंशन में क्या होता है, हमारी जो नॉर्मल बीपी होती है 120/80, 120/80 mmHg में होता है, इसका 120/80 mmHg, ये होता है हमारा नॉर्मल बीपी होता है, ब्लड प्रेशर। बीपी क्या होता है, बीपी को शॉर्ट फॉर्म होता है हमारा, बीपी को फुल फॉर्म में कहते हैं ब्लड प्रेशर, मतलब हमारे ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स के वाल्व पे लगाया गया प्रेशर। हमारा कोई ब्लड है, इसमें बह रहा है, तो ब्लड वेसल्स के वाल्व जो होते हैं, परत जो इसके नसे के परत होते हैं, उस पर जो प्रेशर ब्लड के द्वारा लगाया जाता है वही हमारा ब्लड प्रेशर कहलाता है। कभी कभी जब ये प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमारा ब्लड प्रेशर की कंडीशन आ जाती है, तो उसको हम लोग हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं। तो हाइपरटेंशन के क्या क्या लक्षण आते हैं इसके बारे में हमको पढ़ना है, उसके क्या क्या डायग्नोसिस होते हैं, क्या क्या टेस्टेज होते हैं उसके बारे में पढ़ना है, और साथ ही साथ इसके बचने के लिए हम लोग क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं इसके बारे में भी पढ़ना है हमको, और साथ ही साथ इसके क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं, इस ट्रीटमेंट के बारे में भी हमको पढ़ना है। इसके जस्ट बाद आता है हमारा एंजाइना एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। एंजाइना क्या होता है बेटा, एंजाइना इज अ लेफ्ट साइड चेस्ट पेन इज कॉल्ड एंजाइना, लेफ्ट साइड चेस्ट पेन इज कॉल्ड एंजाइना। एंजाइना हार्ट अटैक के आने से पहले का एक लक्षण है, एक सिम्टम है।
हार्ट अटैक आने से पहले क्या आता है, एंजाइना आता है, लेफ्ट साइड चेस्ट पेन होता है, इसको हम लोग कहते हैं एंजाइना। क्योंकि आप लोग देखेंगे जिसको हार्ट अटैक आता है लेफ्ट साइड चेस्ट पेन इतना ज्यादा होता है, तो वहाँ की साइड को पकड़ के धीरे धीरे उसकी डेथ हो जाती है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट उसको ना दिया जाए तो। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंजाइना कहते हैं। एंजाइना आपके सब्जेक्ट में पूछता भी है, आपके पेपर में पूछता है कि व्हाट इज एंजाइना, तो आप कहेंगे लेफ्ट साइड चेस्ट पेन इज कॉल्ड एंजाइना। जो लेफ्ट साइड चेस्ट पेन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंजाइना कहते हैं। इसके बाद आता है हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया क्या होता है, हाइपर का मतलब ज्यादा, हाइपो का मतलब कम। हाइपरलिपिडीमिया का मतलब लिपिड की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाना। हाइपरलिपिडीमिया का मतलब लिपिड की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाना क्या कहलाता है, हाइपरलिपिडीमिया कहलाता है। तो सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसकी बीमारी के ट्रीटमेंट के जितनी बीमारियां हैं बेटा, सब बीमारियों को हम लोग डायग्नोसिस के बारे में पढ़ेंगे, उसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ उससे बचा कैसे जा सकता है, उसके कौन कौन से डायग्नोसिस होते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, और साथ ही साथ उसके क्या प्रिवेंशन है, और साथ ही साथ उसके क्या इलाज है। इलाज में हमारा मेडिकेटेड भी हो सकता है, नॉन मेडिकेटेड हो सकता है। मेडिकेटेड का मतलब कि मेडिसिन से हमको कैसे ठीक किया जाता है, और साथ ही साथ अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके कैसे इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। इन सारी बीमारियों में इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा आता है कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर का मतलब क्या होता है, हार्ट का काम क्या होता है, हार्ट का काम बेटा होता है पंपिंग ऑफ ब्लड। पंपिंग ऑफ ब्लड, पंप करना ब्लड को और सप्लाई करना प्रत्येक आर्गन के पास, प्रत्येक टिश्यू के पास प्रॉपर अमाउंट में ब्लड को सप्लाई करना। हार्ट फेल्योर का मतलब हार्ट अपने काम में अगर फेल हो जाए, पंपिंग करने में क्या हो जाए, फेल हो जाए, जितनी रिक्वायरमेंट है हमारे सेल को ब्लड की, जितनी रिक्वायरमेंट है हमारे आर्गन को ब्लड की, अगर रिक्वायरमेंट को पूरा करने में फेल हो जाए तो हम लोग कहते हैं हार्ट फेल्योर हो गया। हार्ट फेल्योर का मतलब जितने अमाउंट में ब्लड की जरूरत है सारे सेल के पास, टिश्यू के पास, आर्गन के पास, उतने मात्रा में ब्लड हमारा प्रॉपर तरीके से पंप करके पहुंचा नहीं पा रहा है, इसका मतलब हार्ट हमारा क्या हो गया, फेल हो गया, वो काम सही से कर नहीं रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। उसके जस्ट बाद हमारा बी पार्ट आता है। बी पार्ट में बेटा हमको क्या पढ़ना है, बी पार्ट में हमको पढ़ना है रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंतर्गत हमारा लंग आता है, नोज आती है। उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, ये पूरा प्रोसेस जो होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, पहला हमारा अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है, अस्थमा में क्या होता है, हमको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। सांस लेने में क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथनेस। डिफिकल्टी इन ब्रीथनेस का मतलब सांस लेने में हमको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। वो क्यों होता है, वो बीमारी क्यों होती है, उस बीमारी में क्या प्रॉब्लम होती है, अस्थमा कैसे क्रिएट होता है, उसके क्या प्रिवेंशन है, इसके क्या ट्रीटमेंट है, इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे। इसमें केवल हम इंट्रो पार्ट को कवर कर रहे हैं। इसके बाद हमारा आता है सीओपीडी। सीओपीडी का फुल फॉर्म क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। C फॉर क्रोनिक, O फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव, P फॉर पल्मोनरी, D फॉर डिजीज। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ये क्या होता है, ये भी हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम से एक बीमारी है, पल्मोनरी का एक बीमारी है। इसके बारे में भी हम डिटेल से स्टडी करेंगे। इसके जस्ट बाद हमारा C पार्ट आ जाता है, मैंने यहाँ पे लिखा है। C पार्ट में हमको क्या पढ़ना है, इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में एक बार बताया था कि इंडोक्राइन सिस्टम में सारे ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड का काम क्या होता है, ग्लैंड का काम होता है हार्मोन का सिक्रीशन करना, क्योंकि जो हमारी बॉडी है पूरा हार्मोन पे टिकी हुई है, पूरा हार्मोन पे टिकी हुई है। हमारी बॉडी को बैलेंस कौन कर रहा है, हार्मोन ही कर रहे हैं। अगर मैं हंस रहा हूँ एक हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है जिसकी वजह से हंस रहा हूँ। अगर मुझे दर्द हो रहा है किसी न किसी हार्मोन का सिक्रीशन हुआ जिसकी वजह से मुझे दर्द हो रहा है। अगर मुझे फीलिंग ऑफ लव हो रहा है तो क्या है, मुझे किसी न किसी हार्मोन की वजह से मुझे लव की फीलिंग आ रही है। अगर हम लोग सेक्सुअल इंटरेक्शन बढ़ रहा है इसका मतलब किसी न किसी हार्मोन का सिक्रीशन हुआ जिससे हमारा सेक्सुअल इंटरेक्शन बढ़ रहा है। सब कुछ हमारे हार्मोन पे टिका हुआ है। हार्मोन का डिसबैलेंस होना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हार्मोन में हम इंडोक्राइन सिस्टम में सबसे पहला पढ़ेंगे डायबिटीज। डायबिटीज में क्या दिक्कत होती है, डायबिटीज में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है। इंसुलिन बेटा एक हार्मोन है, इंसुलिन की कमी हो जाती है जिससे हमको डायबिटीज हो जाता है। डायबिटीज का मतलब ब्लड में शुगर की मात्रा का बढ़ जाना, हमारा डायबिटीज कहलाता है। ब्लड में शुगर की मात्रा का बढ़ जाना।
हमारा क्या कहलाता है, डायबिटीज। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड से शुगर को निकाल के बॉडी से बाहर करता है। लेकिन अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन एक हार्मोन है, अगर उस हार्मोन की कमी हो जाती है तो हमारा ब्लड से शुगर सही से निकल नहीं पाता है, जिससे हमको डायबिटीज हो जाता है, जिसको हम लोग ट्रीटमेंट अलग अलग दवाइयां लेकर करते हैं। कभी कभी हम इंसुलिन बाहर से भी लेते हैं। इसके जस्ट बाद हमारा आता है थायराइड डिजीज। थायराइड डिजीज बेटा आप लोग जानते होंगे, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, उसके थायराइड डिजीज हो जाता है। थायराइड डिजीज में क्या होता है, थायराइड में एक थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। अगर घट जाता है लेवल तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। थायराइड हार्मोन में दो होते हैं, एक हाइपरथायरॉयडिज्म, एक हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर थायराइड हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है तो हाइपरथायरॉयडिज्म, अगर मात्रा घट जाती है तो हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हम लोग हाइपर और हाइपो दोनों के बारे में पढ़ेंगे। इसके जस्ट बाद आता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। हमने बताया था कि नर्वस सिस्टम हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। और ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को छोड़कर जितने नर्वस सिस्टम आते हैं वो किस में आते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हैं, मैंने यहाँ पे लिखा इपिलिप्सी। इपिलिप्सी को आप लोग एक नाम से जानते हो कि मिर्गी। इपिलिप्सी को एक और नाम से हम लोग जानते हैं जिसको हम लोग मिर्गी कहते हैं। मिर्गी की बीमारी है, उसके बारे में भी हमको पढ़ना है। इसके बाद हमको पढ़ना पार्किंसन। पार्किंसन क्या होता है, जब हम लोग धीरे धीरे बूढ़े होते हैं तो बूढ़े होने के बाद धीरे धीरे हमारे हाथ ऐसे ऐसे कांपने लगते हैं। हमारे हाथ कांपने को क्या कहते हैं, पार्किंसन। अगर हम लोग जवान हैं उस समय हमारा हाथ कांप रहा है तो वो दूसरी कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग वृद्धावस्था में जाते हैं, पार्किंसन की बीमारी अधिकतर ओल्डेस्ट एज में होता है। पार्किंसन और एल्जाइमर दो बीमारियां हैं, पार्किंसन और एल्जाइमर, ये दोनों बीमारियां हमारा वृद्धावस्था में अधिकतर होता है, 99% वृद्धावस्था में होता है। जो हमारा ये पार्किंसन है, पार्किंसन में क्या होता है बेटा, हमारे हाथ कांपने लगते हैं। और इसी के जस्ट बाद आता है हमारा एल्जाइमर डिजीज। एल्जाइमर डिजीज में क्या होता है, एल्जाइमर डिजीज में हम किसी भी चीजों को भूल जाते हैं, भूलने की बीमारी। एल्जाइमर बीमारी को क्या कहते हैं हम लोग, भूलने की बीमारी। एल्जाइमर बीमारी में हम लोग किसी भी चीज को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और ये कंडीशन कब आती है, अधिकतर वृद्धावस्था में आती है कि हम लोग सामान को कहीं पर रखते हैं, खुजवाते कहीं पे हैं। इसको हम लोग एल्जाइमर डिजीज कहते हैं। इसके बाद हमारा स्ट्रोक आता है, जिसको हम लोग ब्रेन हैमरेज के नाम से भी जान सकते हैं। स्ट्रोक हो जाता है, ब्लड का थक्का जम जाता है, ये भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारी है। इसके बाद बता रहा था माइग्रेन। माइग्रेन का वीडियो मैंने डाला है, इसका ट्रीटमेंट भी हमने बताया है, आप लोग हमारे वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं इसको पूरा प्रॉपर तरीके से इस सब्जेक्ट में अगर है इसको मैं पढ़ाऊंगा। माइग्रेन में क्या होता है, माइग्रेन को अधकपारी के नाम से भी आप लोग आम भाषा में जानते हो। माइग्रेन में साइड हमारा सर दर्द बहुत ज्यादा होने लगता है, कभी कभी इससे उमटिंग भी होने लगती है और हमको कभी कभी ब्लर भी दिखाई देता है, धुंधला भी दिखाई देता है। धीरे धीरे इसमें क्या पूरा सिम्टम है, पूरा अच्छे से डिटेल से हम लोग, हमारा जब ये टॉपिक आएगा तो उसमें हम लोग स्टडी करेंगे। इसके जस्ट बाद आता है हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में क्या होता है बेटा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में हमारा माउथ से लेकर, स्टमक से लेकर, लीवर से लेकर, इसके बाद हमारा एनस तक, ये पूरा मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत जितने भी पार्ट आते हैं, जितने भी ऑर्गन आते हैं, वो हमारे किस में आ जाते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में आ जाते हैं। इसके क्या क्या डिसऑर्डर हैं, इसमें सबसे पहला हमारा है गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज। गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज, इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्स का मतलब वापस आना। गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज में क्या होता है, मैंने एक बार बताया था कि हमारे पेट में HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब कभी कभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे इसोफेगस में रिफ्लेक्स हो जाता है, मतलब वापस आ जाता है, जिससे हमारे यहाँ पे गले में बहुत ज्यादा जलन होने लगती है, उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज कहते हैं। इस डिजीज को आप लोग जान लें, इसको कहते हैं हम लोग गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज। क्यों, क्योंकि जो हमारा पेट में HCl पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है, वो रिफ्लेक्स होकर कहाँ पे आ जाता है, इसोफेगस में आ जाता है हमारा, जिसको हम लोग फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। इसोफेगस को हम लोग क्या कहते हैं, फूड पाइप। हमारा खाना इसी पाइप से होते हुए हमारे स्टमक में जाता है। इसके जस्ट बाद आता है हमारा पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर भी हमारे इसी HCl के कारण होता है, मैंने बताया था आपको वीडियो में। आप लोग वीडियो को नहीं देखे, आपको लगा कि फालतू का वीडियो है, लेकिन वो वीडियो जितना मैं डालता हूँ सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होता है।
आप लोग इसको जरूर देखा करें, कहीं न कहीं आपके कोर्स से रिलेटेड होता है। पेप्टिक अल्सर में भी हमारा HCl क्या होता है, हमारे जब HCl की मात्रा हमारे पेट में बढ़ जाती है, जिस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं। जब एसिडिटी की कंडीशन लगातार हमारे पेट में बनी रहती है तो धीरे धीरे हमारे पेट के लेयर जो हैं उसमें छाले पड़ने लगते हैं, एक अल्सर बनने लगता है, जिस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर। इसके क्या ट्रीटमेंट हैं और इसके क्या डायग्नोसिस हैं, इसको कैसे पता लगाएं, इसके क्या क्या सिम्टम आते हैं, लक्षण क्या क्या आते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा अल्कोहलिक लीवर डिजीज, बहुत लोग अल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जिसको उनकी फैटी लीवर हो जाता है, लीवर में सिरोसिस हो जाता है, बहुत अलग अलग टाइप के डिजीज हो जाते हैं। उन डिजीज के बारे में भी हमको इसमें पढ़ना है। लास्ट हमारा आता है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज भी हमको ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में आ जाता है। इतनी चीज़ों को हमको पढ़ना है। ये तो हमारा आधा पार्ट रहा, चैप्टर 2 का ये हमारा आधा पार्ट है। आधा पार्ट हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे, आप लोग देखना नहीं भूलेंगे। आशा करते हैं आपको चीज़ें पूरा सही से समझ में आई होंगी कि इसमें हमको क्या पढ़ना है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक एक एक बीमारियों के बारे में पूरा पढ़ाते हुए चलूंगा। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ते रहेंगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आप लोग घबराना एकदम नहीं है, बस धैर्य बना के हमारा वीडियो को आप जब भी देखें तो फुल HD में करके देखें, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर दिखें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें जो मेडिकल में प्रैक्टिस करते हैं, ताकि उनको भी अलग अलग बीमारियों को जानकारी मिलता रहे। थैंक यू। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।